अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। बेखस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, हमारा शो भी मुलाहिजा कर रहे होंगे और अपने दिन का आगाज़ आपने बहुत अच्छा कर लिया होगा। और अब आगे के जो 2 घंटे हैं आपका और हमारा साथ भी इसी तरह बरकरार रहने वाला है और खुशगवार रहने वाला है, क्योंकि जनाब आज नया हफ्ता है और नए हफ्ते में हम नए दिन का आगाज़ कर रहे हैं। तो जनाब इस दिन को कुछ थोड़ी सी ऐसी एडवाइस के साथ, इस तरह के मशवरों के साथ शुरू करते हैं ताकि जो हमारी ज़िंदगी में काम आ सके। हमें हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं जनाब, सब्र करो बर्दाश्त करो बेटा, इतनी जल्दी मत मचाओ। हम जहाँ भी देखें हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे घर में जो होते हैं, हमें यही तलकीन करते हुए नज़र आते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ठहराव लेकर आओ, अपनी ज़िंदगी में सब्र लेकर आओ। बल्कि अब तो ये हालत है कि हम ख़ुद भी अपने आप को मेरे ख्याल से ये समझाते रहते हैं कि हमें जब तक हो सके सब्र करना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि अभी शायद सही वक्त नहीं आया कि वो चीज़ हमें मिले जो हम हासिल करना चाहते हैं, या वो वक्त भी आएगा, बहुत जल्द आएगा, मगर अभी शायद सब्र करना ही बेहतर होगा हमारे लिए। मेरा ये मानना है कि ऐसी हालत में हमें सब्र करने से पहले भी खुद से कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमें करने चाहिए कि मैं सब्र किसके लिए करूं। पहला सवाल तो ये है, आया कि मुझे सब्र करना भी चाहिए या नहीं चाहिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इस प्रोसेस की हकीकत को ही नहीं समझ सका और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये सवालात करना अपने आप से ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगरचे आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए रास्ता ही सही नहीं अपना रहे, या जो आप तरीक़ा कार अपना रहे हैं वो ही सही नहीं है ना, तो चाहे 10 साल भी आप सब्र करते रहें, बिलाखिर आपको मायूसी ही होगी। मिसाल के तौर पर कि आप एक इम्तिहान की तैयारी करते हैं और उसमें फ़ेल हो जाते हैं, मगर आप फिर हिम्मत बांध कर डबल मोटिवेशन से एक बार फिर अपनी पूरी जान मारते हैं, मगर फिर भी आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इससे हमें ये अख़ज़ होता है, ये मान लेना चाहिए कि वहाँ आपका जो जुनूनीपन है वो बार बार कोशिश करना नहीं बनता, या बिलावजह वहाँ पर सब्र करना भी नहीं बनता। मुमकिन है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो शायद काफ़ी ना हो, ये जिस ज़ाविये से, जिस पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देख रहे हैं वो इस इम्तिहान के लिए मुनासिब ही नहीं है। कुछ भी मुमकिन है, या शायद ज़रूरत हो अपनी स्ट्रेटजीज़ बदलने की, अपनी चीज़ों की जो है ना पर्सपेक्टिव बदलने की, उन पर गौर करने की, या इस तरह की चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप गौर ही नहीं कर पा रहे हैं, जिनसे आप आगे जाके अच्छे तरीके से नताइज जो है वो अख़ज़ कर सकते हैं। ऐसे मौक़ों पर ये बहुत बड़ी गलती होती है कि आप बस एक ही बात की रट लगाए रखते हैं कि पेशेंस इज़ द की। नहीं भाई, पेशेंस इज़ नॉट ऑलवेज़ द की। बाज़ औक़ात आपकी जो बेहतरीन हिकमत अमली है ना वो भी बुनियादी ज़रूरत बन जाती है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जो काम हम कर रहे होते हैं ना वो असूलन ही मुमकिन नहीं हो पाता है। वो आप सिर्फ सोच रहे होते हैं और सोचने में आपको बहुत लगता है कि शायद वाकई ही आप इस चीज़ को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बल्कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकती हैं, वो काम नहीं किए जा सकते। मिसाल के तौर पर आप कोई बिज़नेस अगर शुरू कर रहे हैं, कोई काम शुरू कर रहे हैं, मगर आपको मुसलसल मेहनत के बाद भी उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आप ये ज़रूर समझ जाएँ कि इट्स टाइम टू क्विट और इसे छोड़कर हमें कोई और बिज़नेस शुरू कर लेना चाहिए। इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहूँगी कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं और वहाँ आप खुश नहीं हैं, वहाँ के माहौल से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, अपनी लगन भी आप वहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी शो करने के बाद भी आप सेटिस्फेक्शन नहीं आपको मिल रही है, तो मुमकिन है कि आपकी जो टेम्परामेंट है वो इस जॉब से नहीं मिल रही है। तो आप ख़ुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे और वहाँ से आगे मूव कर जाएंगे। इसके आगे भी बड़ी राहें हैं, बड़ी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। लेकिन हाँ, अब बात इसके बरक्स बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी किसी चीज़ को मौका ही ना दें अपनी ज़िंदगी में और डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स ना मिलने पर बस जल्दी में क्विट करना
के लिए हवाले से सोच लें कि अगर ये हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ये जो हम सोच रहे हैं उस हवाले से ये हमें काम नहीं आएगा, तो फ़ौरन से सोच लो। अब ऐसा भी नहीं आपने करना, जहाँ ज़र्फ़ और हौसला ज़रूरी हो ना, वहाँ आप बिल्कुल ही कम हिम्मती दिखाएं, क्योंकि अपने मकसद को मुकम्मल वक्त और एनर्जी दिए बगैर ना ये कहकर नहीं छोड़ सकते हम कि इससे हमें तो वो जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था, एक्सपेक्टेड नताइज थे, वो तो हासिल नहीं हुए, इसलिए हमने इसको दरमियान में ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना, आपने अपना काम मुकम्मल करना है, उसके ऊपर पूरी मेहनत करनी है, और अगर उसके बाद नहीं वो होता तो फिर आपने उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, फिर सब्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, वो सारी ज़िंदगी किसी चीज़ के हवाले से सब्र करते हैं, उन्हें क्योंकि सब्र की हमें तलकीन दी जाती है, हमारा दीन इस्लाम भी इस हवाले से कहता है, लेकिन हमारा दीन इस्लाम हमें दो ऑप्शंस भी देता है, ये सही है, ये गलत है। हमें बताता है कि आपने किस चीज़ के ऊपर सब्र करना है, किस चीज़ के ऊपर सब्र नहीं करना है। हमारे अंदर अक्ल है, हमारे अंदर शऊर पैदा किया गया है, उसको उजागर करें और देखें कि अगर एक चीज़ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर इसके वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, तो क्या ये मेरे लिए ठीक है? आया इसके ऊपर मैं और ज़्यादा अपना वक्त जो है सर्फ करूँ, और ज़्यादा वक्त अपना स्पेंड करूँ या नहीं करूँ? अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही खाली बर्तन भी बन जाएं, और ये भी सोचें, और होता क्या है जब खाली बर्तन बन जाते हैं ना, तो ज़रा सी परेशानी पर ना खटकने लगते हैं। तो मसलहत इसी बात में है कि एक बार अच्छी तरह अपनी मुकम्मल तसल्ली और पूरे यकीन के साथ हमने ये कोशिश करनी है, ट्राई करनी है, और फिर देखें कि क्या नताइज आते हैं। क्योंकि इस सफ़र में ना, आपकी ज़िंदगी के सफ़र में ख़ास करके सेल्फ़ बिलीफ, कंसिस्टेंसी और जो परसिस्टेंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर वो नहीं होंगे आप, तब भी आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। कंसिस्टेंट रहकर अपने आप को सब्र के साथ, पेशेंस लेवल अपने अंदर बढ़ा के एक चीज़ के ऊपर जिद्दोजहद करें, मेहनत करें। अगर वो नहीं हो पा रही है ना, तो कुछ और करने की कोशिश करें। 10-10 साल, 15-15 साल ऐसे लोगों की एग्जाम्पल भी मेरे पास हैं कि वो एक ही चीज़ पे लगा देते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड फिर उन्हें अपनी राहें उससे जुदा करनी पड़ती हैं। लेकिन वो जो वक्त गुजर गया, वो जो 10 साल आपकी ज़िंदगी के गुजर गए हैं, वही आप अगर किसी सही चीज़ में, किसी दुरुस्त सिमत में अगर आप वो सर्फ करते, तो मेरे ख्याल से कि वो 10 साल में आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आ सकते थे अपनी लाइफ में। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हो रही होती है, जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता, हमें बताया नहीं जाता है, बस हमें सब्र करने की तलकीन दी जाती है। सब्र की भी एक हद है, उसको पार नहीं करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में जनाब हमने सब्र से ही काम लेना है। सब्र की तलकीन की जाती है, अच्छी बात है सब्र करना भी, पेशेंस लेवल अपने अंदर लेकर आना भी, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर आपको नहीं भी करना चाहिए। एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, उसके बाद उसको एज़ इट इज़ वहीं पे छोड़ के ये समझे कि ये मामलात हमारे लिए है ही नहीं है, अल्लाह पाक ने हमारे लिए कुछ और रखा है, कोई और रास्ता हमारे लिए रखा है, कोई और मंजिल हमारे लिए तय की है, उसकी तरफ राग़िब होना शुरू हों। तो ये आज का पैगाम था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं स्मॉग और स्मोकिंग के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में रवा बरस हमने देखा है कि मौसम सरमा का आगाज़ होते ही स्मॉग ने डेरे डाल लिए, और पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़श्ता हफ्तों में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से स्मॉग के इंडेक्स में इंतहाई ख़तरनाक इजाफ़ा हुआ है। हालिया डेटा के मुताबिक रवा माह लाहौर शहर मुतअद्दिद बार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आए, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्मॉग की सूरत हाल मौसम सरमा में शिद्दत इख्तियार कर जाती है, मगर दर हकीकत ये आलूदगी है जो सारा साल ही हमारी फ़िज़ा में मौजूद रहती है, लेकिन हमें नज़र नहीं आती। और जैसे ही मौसम सरमा आता है, सर्दियाँ आती हैं, तो ये डेंसिटी क्योंकि बढ़ जाती है और हमें वाज़े तौर पर अपनी फ़िज़ा में ये नज़र आ रही होती है कि फ़िज़ा आलूदा है। तो आज हमने ख़ास तौर पर स्मॉग के हवाले से बात करना है, और एक इसके ऊपर सर्वे भी हुआ है और एक रिपोर्ट भी आई है, ख़ास तौर पर रिसर्च आई है कि अगर एक और साल आप इस माहौल में रहते हैं, फ़िज़ा में रहते हैं जो बहुत ज़्यादा आलूदा है, अगर शहर लाहौर की बात कर ली जाए, तो अगर 1 साल और आप इसमें रहते हैं तो आपकी जो ज़िंदगी के 7 साल हैं
वो समझें कि कम हो गए हैं, 7 साल आपकी ज़िंदगी मज़ीद कम हो जाएगी। तो ये हम सब के लिए ही बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन थी कि अगर हमने लाहौर में रहना है, अब और तो कहीं हम जा नहीं सकते हैं, जो यहाँ पर बस गए हैं उन्होंने तो यहीं पर रहना है, तो वो किस तरह की एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं जिसके हवाले से हमारा एक तो माहौल भी साफ़ रहे और हमारी जो सेहत है वो भी हम लोग सेहतमंद रह सकें। तो इस पर बात करेंगे। फिर फेफड़ों के जो लोग हैं जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा, उनके लिए कंडीशन ख़राब होती जा रही है, दमे के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दिल के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, स्मॉग की सूरत हाल आपने देखी है कि कितनी ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पर इसके इंडेक्स में इजाफा हो रहा है और आज भी 335 इंडेक्स जो है ना वो शहर लाहौर का रिकॉर्ड किया जा रहा है और आए रोज़ हमारा शहर लाहौर जो है ना वो टॉप पर होता है, सर फहरिस्त होता है। तो किस तरह स्मॉग जो है वो हमारी सेहत को ख़राब कर रही है, उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है? देखिए, पहले बात तो आपने जिस तरह बयान की कि स्मोग होती क्या है। स्मोग जो है वो बेसिकली आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये विजिबल पोल्यूशन है, वो आलूदगी है जो पूरा साल होती है लेकिन नज़र हमें इन दिनों में आती है जी। अब इन दिनों में नज़र क्यों आती है, उसकी वजह है कि हम देखते हैं कि ये अक्टूबर नवंबर का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें दिन और रात का ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन बराबर हो जाता है। अब इसके अंदर अल्लाह ताला का निज़ाम ये है, होता ये है चूँकि दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात का कम हो जाता है। हाँ। तो उसकी वजह से हमारे इस जो प्लेनेट है इसके सरफेस के ऊपर होता ये है कि वार्म लेयर ट्रैप हो जाती है उसमें दो ठंडी लेयर, कोल्ड लेयर के दरमियान। अब जब वो दरमियान में गर्म हवा की एक लेयर आ जाती है, ऊपर भी ठंडी हवा, नीचे भी ठंडी हवा, तो उसकी वजह से एक छतरी सी बन जाती है और उस छतरी बनने की वजह से वो पॉल्यूशन जो आम दिनों में होती है, फ़िज़ाई आलूदगी आम दिनों में होती है, हमें नज़र नहीं आती है, वो ऊपर फ़िज़ा में चली जाती है। अब वो इंतहाई निचली सतह पे आ जाती है। ओके। अब उसके अंदर होता क्या है, सबसे बड़ी ख़तरनाक बात ये है, उसके दो हिस्से कर सकते हैं स्मोक अच्छा। के। एक हिस्सा है जो कि गैसेस पे मुबनी है और दूसरा हिस्सा है जिसे कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन कंसंट्रेशन, यानी कि इंतहाई बारीक ज़र्रों की उसमें कितनी मिकदार है। ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों के अलग अलग नुकसानात हैं। अब जो गैसों की बात करें तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये जो हम अपना फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं, हाँ जी। कूड़े को आग लगाते हैं और ये जो हमारी गाड़ियों में से धुआं निकलता है, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज्यादा भट्टों की जो होती है, भट्टों की जी भी उसमें से धुआं जहाँ भी निकलता है ना, काला धुआं जहाँ से निकलेगा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इस तरह की गैस होती है कि आपके खून में जाती है और खून में जाके हमारे सुर्ख जर्रे जो होते हैं ना उनके साथ मिल जाती है और मुस्तकिल उनसे अटैच हो जाती है। उसकी वजह से अगर ऑक्सीजन फिजा में मौजूद भी होगी, हमारे फेफड़ों के अंदर जाएगी लेकिन वो हमारे खून में शामिल नहीं होगी। अब उसमें हो गया क्या कि किसी मरीज के अगर दिल की नालियां खून की बिल्कुल ठीक हैं लेकिन उसके खून में ऑक्सीजन ही नहीं है, तो दिल के पट्टों को तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही ना, तो उसको दिल का अटैक हो सकता है, वो कमजोर होता है, उसको फालिज हो सकता है। जो बच्चे अभी माँ के पेट में होते हैं उनकी ग्रोथ कम हो सकती है। अच्छा, वो भी इफेक्ट होते मतलब वो माँ के पेट के अंदर है बट वो वहाँ पे भी इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमें क्या होता है, हमारे ब्रेन जो हमारे दिमाग है उसको ऑक्सीजन कम मिलता है, हमें हर वक्त सर में दर्द रहता है, सर में दर्द हो रहा है। एग्जैक्टली, आजकल तो ये बहुत ज्यादा हर कोई ये शिकायत कर रहा है कि सर में दर्द रहता है, हालांकि नींद पूरी है, बाकी सारी भी बिल्कुल सब चीजें ठीक है। ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी। उसके बाद में उसके अंदर नाइट्रोजन पेरोक्साइड गैस या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है। अच्छा, स्मोक में एक चीज़ और आएगी, वो है कि बाज़ फैक्ट्रियों में जो है वो प्लास्टिक की जो जूतियां हैं जो हम फेंक देते हैं या प्लास्टिक की चीज़ें भी जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, या अगर आपका कूड़ा जमा हुआ है जिसमें प्लास्टिक शॉपर है उसको आग लगाते हैं तो उससे आपकी फिजा में साइनेट की मिकदार बहुत बढ़ जाती है और वो साइनेट पॉइजनिंग जो है दुनिया में सबसे खतरनाक जहर जो है साइनेट जहर होता है और वो कैंसरस भी है। कैंसरस भी है और दिल का अटैक भी होता है उससे।
تو آپ دیکھیں کس طرح مختلف چیزیں جو ہیں زہریلی اس اسموک میں موجود ہیں جو آپ کو نقصان دے رہی ہیں. کہتے ہیں جی مریض نا اس کا صحت بھی کوئی جسم بھی موٹا نہیں تھا, شوگر بھی نہیں تھی, لیکن اس کو دل کا اٹیک ہو گیا, سمجھ نہیں آئی کیوں ہو گیا. وہ انہی تمام تر چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے, ہماری فضا ٹھیک نہیں ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. اور جس نے ہمیں بتائی تھی سر کہ ایک ریسرچ آئی تھی کہ جس میں اگر آپ ایک اور سال رہتے ہیں تو آپ کے 7 سال زندگی کے کم ہو جاتے ہیں. اس خطے میں انہوں نے کہا تھا نیپال, پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے سب سے آلودہ ترین شہر ہے. پورا خطہ جو ہے نا یہ آلودہ ترین ہے. اور اس ایریے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں جب وہ 1 سال اسموک کو ایکسپوز ہوتے ہیں تو ان کی زندگی کے 6-7 سال کم ہو جاتے ہیں. تو جس طرح مستقل ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں تو ہماری زندگی کتنی سے کتنی رہ جاتی ہے, آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. وہی نا کہ جتنے سال ہو گئے ہیں ہمیں اس فضا کے ساتھ اور اس خاص طور پر اسموک کے ساتھ جونجتے ہوئے, ہمارے تو زندگی کے کتنے سال کم ہو گئے ہوں گے. تو پانی کا استعمال کتنا کریں, جو نیبلائز کرتے ہیں ہم لوگ, جو بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے, وہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. دوسرا جن کو دمے کا پرابلم ہے ان کو کیا کرنا چاہیے, جن کو الرجیز اس موسم میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں وہ کس طرح احتیاط برت سکتے ہیں. دیکھیں ان لوگوں کو جن لوگوں کی سانس کی دائمی تکلیف ہے, جیسے دمہ ہے, COPD ہے, یا سانس کی مختلف بیماریاں ہیں, پہلا کام تو انہیں یہ کرنا چاہیے کہ جیسے اکتوبر کا مہینہ آتا ہے وہ فلو کی ویکسین لگوائیں. ٹھیک ہے, تاکہ وہ بار بار فلو ہونے سے جو نقصان ہے اس سے وہ بچ سکیں. ٹھیک ہے, ایک کام تو انہوں نے یہ کرنا ہے. دوسرا یہ کہ جو دمے کے مریض یا سانس کے مریض اپنی سانس کو کنٹرول کرنے کے لیے, دمے کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیلر کا استعمال کرتے ہیں تو یا اس انہیلر کا استعمال تھوڑا بڑھا دیں اور اس کو باقاعدگی سے کریں. اس بات کے انتظار مت کریں کہ ابھی تو میرا سانس ٹھیک ہے, اگر مجھے اٹیک ہوگا تو میں دیکھ لوں گا. تو پہلے ہی سے وہ اس کا استعمال بڑھا دیں تاکہ وہ اس کے جو برے اثرات سے کسی حد تک محفوظ رہ سکے اور ان کا سانس خراب نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنا ماسک کا استعمال کریں, کوشش کریں جب باہر نکلے وہ ماسک کا استعمال کریں. اور اگر کسی کو گھر میں فلو ہو جائے, خاص طور پہ جس کو فلو ہو جائے, وہ ماسک کا استعمال کرے اور فریکوینٹ ہینڈ واشنگ کرے, اپنے ہاتھ بار بار دھوئے تاکہ وہ جس کو سانس کا مرض ہے اس کو نہ لگے. کیونکہ عام بندہ ہے, اس کو فلو ہونا ہے, اس نے ٹھیک ہو جانا ہے 2 دن میں 4 دن کے اندر. لیکن جس کو سانس کی تکلیف ہے, اگر اس کو یہ فلو ہو گیا تو وہ بیچارہ جو ہے نا کم از کم 10 دن کے لیے بہت زیادہ تکلیف میں رہے گا. اچھا, لیکن یہ اس موسم میں اگر ہمیں فلو ہو رہا ہے نا تو ہم اینٹی بایوٹکس کا بہت زیادہ استعمال کریں, کیا وہ کرنا چاہیے ہمیں, یا گھریلو ٹوٹکے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, قہوہ پی لیتے ہیں, یا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بلا وجہ اینٹی بایوٹک کا استعمال کرتے ہیں. جب فلو ہوتا ہے, فلو ایک وائرل انفیکشن ہے, اس میں اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں ہے. آپ یہ سمجھے اصل میں ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ. بات ہماری پرابلم یہ, ہم چاہتے ہیں بس 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں ٹھیک ہو جائیں. نہ انہیں اسٹیرائڈ کا استعمال کرنا چاہیے, گولیاں کھانی چاہیے, کیونکہ اس کو کھانے سے ان کی وائرل انفیکشن کی ریکوری اور لیٹ ہو جائے گی اور دیر ہو جائے گی. ٹیمپریریلی ان کو فائدہ ہوگا لیکن اصل میں ان کی علامات اور بڑھ جائیں گی, تکلیف اور بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ اس کا استعمال بھی نہ کریں اور اینٹی بایوٹک کا استعمال بھی نہ کریں. اور یہ بات وہ سمجھ لیں کہ ان کو ٹھیک ہونے میں اب ٹائم لگے گا, کم از کم 8 سے 10 دن لگ سکتے ہیں. اگر وہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر تو آرام پھر بھی نہیں آنا, بلکہ وہ اینٹی بایوٹک کے سائیڈ ایفیکٹ سٹارٹ ہو جانے. ٹھیک ہے, تو اس کا فائدہ نہیں ہونا, اس نقصان ہونا ہے. ویسے اگر فلو ہو گیا تو وہ 8-10 دن ان کو لگ جائیں گے اپنے جو ہے نا واپس بہتر ہونے میں. اگر تکلیف زیادہ برقرار رہتی ہے تو پھر وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر ڈاکٹر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے تو وہ استعمال کریں. اگر ڈاکٹر سجیسٹ نہیں کرتا تو استعمال نہ کریں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے کچھ ڈاکٹرز کی روٹین بھی یہ ہے کہ وہ بہت جلدی مریض کو اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں. اس کی بجائے جو آپ بات کر رہی تھی کہ جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں, قہوے کا استعمال ہے, گرم مشروبات کا استعمال ہے, وہ مشروبات کا استعمال کریں. یا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ کولڈ ڈرنک کا استعمال نہ کریں. جو دمے کے مریض ہیں وہ کولڈ ڈرنک اور جوس اس کا استعمال بھی نہ کریں. آپ پھل کھا سکتے ہیں, ہاں, لیکن نہیں, فریش جوس بھی نہ لیں. فریش جوس بھی نہ لیں, کولڈ ڈرنک بھی نہ لیں. ویسے آپ فروٹ استعمال کر سکتے ہیں. ان دونوں کا ان دنوں میں پرہیز کریں کیونکہ ان کے ساتھ بھی بعض اوقات جو ہے نا انسان کی سانس کی تکلیف بڑھ سکتی ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو فلو ہو نا تو سٹرس فروٹ کھائیں, وٹامن سی کا استعمال کریں.
उसमें सिट्रस फ्रूट हमारे आ जाते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं। नहीं, उसमें यह है कि आप जो है ना ऐसे फ्रूट, इस तरह किन्नू है ना, किन्नू में विटामिन सी भी होता है और सिट्रेट भी होता है, तो किन्नू का इस्तेमाल तो फ़ायदेमंद है, ठीक है, लेकिन इस तरह लीमू का इस्तेमाल है वो नुकसानदेह रहता है बाज़ का। और आजकल जैसे मौसमी आई हुई है, अगर मौसमी आई हुई है तो मौसमी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसका भी कोई नुकसान नहीं है। सबसे बेस्ट जो है मल्टी विटामिन वो खजूर है, खजूर का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, दही का कोई नुकसान नहीं होता सांस के मरीजों को, तो ये चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद है। मतलब जो सांस की जो मरीज हैं वो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहते हैं जी नहीं, तो वो हमारी इन्फेक्शन हो सकता है, जो बलगम बन जाती है, रेशा बन जाता है, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं। वो देखें जब हम दही खाते हैं वो हमारी ग़िज़ा की नाली में, मैदे में जाती है, ना कि हमारे फेफड़ों में जाती है। तो ये बहुत ही लोगों की गलतफहमी है। ये तो मिथ है वैसे, फिर ये तो बहुत गलतफहमी है, हमने पाली हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो दही और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पर जिस तरह हमने जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल पे बात की है, वो मैं उन तमाम तर ख़वातीन को जो हमें घर में देख रही हैं, मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि जनाब, क्योंकि वो ज़्यादा इधर उधर से जब वो मुशावरत करती हैं ना, तो वो ज़्यादा बायोटिक्स का इस्तेमाल करती हैं, बच्चों को भी खिला देती हैं कि जल्दी ठीक हो जाएँ, तो आप लोगों ने नहीं करना है। और वो कहते हैं जी हम ठीक हो गए हैं तो शायद बच्चे भी ठीक हो जाएंगे, या हमारी साथ वाली पड़ोसन ठीक हो गई है तो हम भी ठीक हो जाएंगे। नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शंस है। वायरल इन्फेक्शन में आप बायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वो और ज़्यादा आपकी जो बीमारी है वो लिंगर ऑन हो जाएगी। और स्मॉग से कोई भी महफूज नहीं है, इवन दो कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो बच्चा है जो भी पैदा भी नहीं हुआ है ना, वो भी महफूज नहीं है माँ के पेट के अंदर। तो इसलिए मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कुछ टिप्स हमें दी हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश करें और दुआ करें कि अल्लाह पाक जो अपनी रहमत दोबारा से बरसाए, बारिश हो जाए और इस स्मॉग से हमें जो है ना वो थोड़ा सा छुटकारा हासिल हो सके। डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। स्मॉग के हवाले से हम बात कर रहे थे, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जब भी किसी बाग, पार्क या खुली जगह पर जाएं ना, तो दरख्तों, पौधों और फूलों की मौजूदगी हमारी तबीयत पर एक खुशगवार एहसास बिखेरती है। लाहौर कभी बागों का शहर कहलाया करता था और इसकी फ़िज़ा साफ़ और माहौल दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। स्मॉग ने लाहौर की फ़ज़ा मुज़र कर दी है और आबादी बढ़ गई है, वसाइल कम हो रहे हैं और जहां दीगर इदारों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, वहीं PHA की भी जिम्मेदारियों में इजाफा हो चुका है। लाहौर को अब भी इसके पार्क और ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाकर लाहौर की दिलकशी में इजाफा किया जा सकता है, किया जा नहीं रहा, जा सकता है। इस पर आपने गौर करना है। और PHA इस पर भी काम कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आबादी का फैलाव काफ़ी बढ़ चुका है, ऐसे में लाहौर की इंतज़ामिया को पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा। और लाहौर की सड़कों पर मौजूद ग्रीन बेल्ट्स इस वक्त टूट फूट का शिकार है, बिकॉज़ तरक्याती मंसूबे इस वक्त जारी हैं लाहौर शहर में। कभी कहा जाता था कि ग्रीन बेल्ट्स की जगह टफ टाइल लगाई जाएंगी तो बेहतर है, यानी हम आधे तीतर आधे बटेर वाली सूरत हाल का शिकार हो चुके हैं। तो लाहौर में कितने पार्क्स बाकी हैं, इनकी सूरत हाल क्या है, शजरकारी मुहिम साल में कितनी बार होनी चाहिए लाहौर में, PHA के जारी मंसूबे क्या क्या हैं, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स पर बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एडिशनल DG PHA हैं सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि शजरकारी मुहिम शुरू की जाती है PHA की तरफ से, कितने अहदाफ हैं जो अभी तक कंप्लीट कर लिए गए हैं, या कितनी जो मुहिम है वो कंप्लीट हो चुकी हैं? जी, इसमें एनुअली हम टारगेट सेट करते हैं। इस साल हमारा टारगेट था तकरीबन 5 लाख पौधे लगाने का। अच्छा, तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया है। और इसमें एडिशनल बात यह है कि इसमें हमने अपने रिसोर्सेज बहुत कम यूज़ किए हैं। हमने मुख्तलिफ जो NGOs हैं, मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, उनको ऑन बोर्ड किया और हमने अपनी लेबर के ज़रिए जो है बाकी जो पौधे हैं और फूल जो हैं उनसे लिए और उसको हमने प्लांटेशन की। तो प्लांटेशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा। अब क्योंकि सीज़न आगे ज़्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन अब फरवरी मार्च में दोबारा जो है उसके लिए हम प्लांटेशन अभी मतलब ये स्टॉप हो चुकी है ये वाली कैंपेन? अब कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन ये है कि जो बड़ी प्लांटेशन की ड्राइव होती है वो क्योंकि मौसम बहार में ज़्यादा होती है, फिर वो अगस्त सितंबर तक चलती रही है।
ابھی ہم جو ہے ایڈیشن کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے حکم پہ. جب یہ اسموگ والا ایشو آیا تو اس میں ہم نے انہوں نے ڈائریکشن ہمیں دی کہ جی آپ اس میں کچھ میاواکی جو ہیں وہ ایڈ کریں. تو وہ 3 میاواکی ہم نے سٹارٹ کی ہیں ابھی 2-3 دن پہلے. اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس ایئرپورٹ پہ جگہ موجود تھی, وہاں پر تقریباً 50 ایکڑ پہ ہم جو ہے وہ اولیو زیتون کا باغ لگانے جا رہے ہیں. تو وہ کیونکہ پہلے بھی وہاں پر ہم نے کافی زیادہ جو ہیں پودے لگائے ہیں, کیونکہ وہ جگہ جو سول ایویشن کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن ہے ایئرپورٹ کے باہر, جتنا آپ نے باغ دیکھا وہ سارا جو ہے PHA نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. تو پلانٹیشن جو ہے وہ ڈرائیو چل رہی ہے اور چلتی رہتی ہے, اور اس میں ہمارے جو ٹارگیٹس ہم نے اچیو کیے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جیسے ایک تو سر آپ نے میاواکی جنگل کی بات کی ہے, آپ لوگوں نے ابھی 3 لگائے ہیں, اس سے پہلے بھی لاسٹ گورنمنٹ جب رہی تھی انہوں نے بھی بہت زیادہ اس کے اوپر کام بھی کیا تھا, انیشیٹو بھی لیا تھا, اور وقتاً فوقتاً اس کے اوپر کام ہوتا رہا ہے. تو جو پرانے والے میاواکی جنگل ہیں ان کی کیا صورتحال ہے, کتنے وہ گرو کر چکے ہیں, ان کی دیکھ بھال کس طرح کی جا رہی ہے؟ اور دوسرا اس وقت لاہور شہر کی اگر بالخصوص بات کی جائے تو کتنے پارکس ہیں جو PHA کے انڈر آتے ہیں؟ پارکس جو ہیں جی PHA کے پاس 5 بڑے میجر پارکس ہیں, جیسے اس میں جیلانی پارک ہے, باغ جناح ہے, اس کے گریٹر اقبال پارک ہے, لیکن اوورآل ہم تقریباً 800 کے قریب پارکس ہیں جو ہم مینٹین کر رہے ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ تقریباً 3000 کلومیٹر لمبی جو ہے وہ یہ آپ کہہ لیں سینٹر میڈینز ہیں, یہ فٹ پاتھ ہیں, یا باقی جو چیزیں ہیں جن پہ گرین بیلٹس ہیں ہمیں جو ہم مینٹین کر رہے ہیں. میاواکی جو ہیں وہ پہلے بھی لاسٹ گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا, تو 54 جو میاواکی ہیں وہ آلریڈی لگ چکے ہیں. جیسے آپ مارکیٹس کے اندر دیکھیں شادمان میں ہے, لبرٹی میں ہے, اور وہ اپنی جو بیسک گروتھ کا لیول تھا اس تک پہنچ چکے ہیں. میاواکی کو بیسیکلی اس کی جو اچھی چیز وہ یہی ہے کہ ایک تو تھوڑی سی جگہ پہ آپ زیادہ تھک پلانٹیشن کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جب 3 سال تک آپ اس کو مینٹین کر لیتے ہیں تو پھر وہ سیلف سسٹینیبلٹی پہ چلا جاتا ہے. اس کو آپ پانی نہ بھی دیں, اس کو باہر سے کوئی چیز نہ بھی دیں, تو وہ اپنا گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پہلے والے سسٹینیبل ہیں, بالکل بہتر حالت میں ہیں. اب جو نئے ایڈ کیے جا رہے ہیں وہ بھی اسی پیٹرن پہ ہم جو نئے ایڈ کرنے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے اچھا جیسے پارک سے کی بات کی آپ نے گونل صاحب کے, آپ کے غالباً 4 سے 5 جو بڑے پارکس ہیں وہ PHA کے انڈر آتے ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی آپ لوگ پلان آؤٹ کر رہے ہیں کہ اور جو مزید پارکس ہیں یا ان کو زیر نگرانی لے کر آ سکے اور ان کی حالت زار بہتر کی جا سکے, ان کی خوبصورتی کے حوالے سے کام کیا جا سکے؟ جی اس میں جو بڑے پارکس ہیں وہ تو اچھی حالت میں ہیں جی. اب جو چھوٹے پارکس ہیں ان کا ہم مینٹیننس کا ہمارا ایشو تھا, جو محلوں کے اندر ہیں, 1 کنال کا پارک ہے, 2 کنال کا پارک ہے, وہ اس سال بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئیں, کچھ وہ ذرا لو لائنگ ہوتے ہیں, تو ان کے ایشوز تھے. اب اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی, ہمیں فنڈز مل چکے ہیں. اب جو گلی محلوں کے اندر چھوٹے پارکس ہیں ان کی لائٹس کا ایشو ہے, ان کے بینچز کا ایشو ہے, ان میں چھوٹے جھولے لگے ہوئے ہیں تو وہ اچھی حالت میں نہیں ہوں گے. تو ان کی ہم اسکیم بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم فرسٹ فیز میں تقریباً 100 کے قریب پارکس جو ہیں ان کی مینٹیننس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. جہاں تک نیا پارک بنانے کی بات ہے تو وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جب EPA جو ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جب NOCs دیتی ہے تو اس کے اندر باقاعدہ درختوں کی تعداد لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ میں اگر یہ 50 درخت کاٹے ہیں تو آپ نے یہاں 400 لگانے ہیں, اور وہ کمپلسری ہوتا ہے. لیکن وہ لگتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس وقت جو ہے یقین مانے بہت اس پہ کمپلائنس ہے, اور اس میں ایون ہائی کورٹ کا بھی ہوتا ہے, ایک فیئر کہہ لیں یا وہ ایک ڈائریکشن کہہ لیں. گورنمنٹ کی اپنی بھی پریورٹی ہوتی ہے کہ اتنے پودے لگیں. آپ کوئی بھی پروجیکٹ جا کے دیکھ لیں جو بھی نئے بنے ہیں. اور اب ایک ڈیزائن میں بھی ہوتا ہے, جیسے اکبر چوک ہم ڈیزائن کر رہے تھے جب LDA کر رہا تھا, تو اس میں جو پہلا ڈیزائن تھا اس میں شاید 80 کے قریب درخت آ رہے تھے. تو پھر اس کو ری ڈیزائن کیا گیا, صرف درختوں کو بچانے کے لیے اس کو ری ڈیزائن کیا گیا کہ تاکہ کم سے پھر 26 کے قریب جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں. پھر کوئی 3 یا 4 سال کا درخت ہو تو اس کو ہم ہمارے پاس مشینریز ہیں, ہم ان کو ری پلانٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو ریموو کر کے. لیکن اب جو بڑے یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس کے الٹرنیٹ وہ لگایا جاتا ہے, وہ کمپلشن ہے کہ اب آپ نے لگانے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کمپلشن ہے. اسموک کے حوالے سے جس سے ہم لوگ جونج رہے ہیں, ہمارا پورا شہر لاہور اس کی لپیٹ میں ہے, اتنی اگر ہم لوگ پلانٹیشن بھی کرتے ہیں سر, جس طرح PHA بھی جو شجرکاری مہمات کا آغاز کرتا رہتا ہے, پھر بھی اسموک کے حوالے سے ہم لوگ کوئی کارآمد ثابت نہیں ہو رہے ہیں. ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں, ہمارے جتنے بھی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں, تو PHA کیا انیشیٹو لے کر آ رہا ہے اسموک کے حوالے سے, اس کے تدارک کے حوالے سے؟ PHA کا بیسک رول جو ہے نا وہ کیوریٹو ہے, پریونٹیو نہیں ہے. مطلب ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ اگر اسموگ ہوتی ہے تو زیادہ درخت ہوں جو اس کو کاؤنٹر کریں. ہمارا لانگ ٹرم میں ہمارا رول ہے کہ زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن ہو, زیادہ سے زیادہ شہر کو گرین کیا جائے. کیوریٹو سائڈ وہ ہمارے پاس ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی اس میں اس دفعہ بہت کام کیا گیا ہے, لیکن کچھ بیڈ لک ہوئی شاید. ابھی جو ریسنٹ ہم کچھ میٹنگ سے, اگرچہ یہ سبجیکٹ انوائرمنٹ کا ہے کہ شاید وہ جو انڈیا میں ایسٹرن ونڈس کی وجہ سے, اس وجہ سے جو ہوئی اسموگ آ گئی, وہاں اسٹیبل برننگ بہت ہوئی ہے.
डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बहुत काम किया इस पे, लेकिन अनलकीली वो शायद कुछ इतना इफेक्टिव नहीं हो सका। पीएचए का रोल यही आता है कि एक तो अभी हम जितनी ज़्यादा हमारे जो हैं ये पानी के छिड़काव वगैरह का जो है गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि वो किया करें आप, ताकि जितनी डस्ट है, डस्ट एलिमेंट कम हो सके। आप अपने जितने साइड ट्रैक्स हैं उन पे अगर छिड़काव करें तो मिट्टी कम उड़े मोटरसाइकिल गुजरने से, गाड़ी गुजरने से, एक तो वो एलिमेंट है। दूसरा ये है कि मैक्सिमम प्लांटेशन की जाए। अब उसके लिए हम जितनी जगह हमें मिल रही है, हमें रिंग रोड के आसपास हमारे पास स्पेसेस अवेलेबल थी, महमूद बूटी के पास हमने एक अच्छा ग्रो किया है लास्ट अभी 3-4 महीनों में। तो हमारा काम तो यही है कि अगर स्मॉग होती है तो उसी हिसाब से इतने ही कंपैरेटिवली ज़्यादा दरख्त हों जो उसको काउंटर कर सके, लेकिन इसमें ज़्यादा एलिमेंट जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि वो लोगों तक ये शऊर पहुँचे। जी जी। अब जितनी एफर्ट्स करनी पड़ रही है डेली, मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कोई दर्जनों की तादाद में लोगों को अरेस्ट कर रही है, कंस्टेबल बर्निंग कर रहे हैं। इस हालात में भी लोग घरों में टायर जला के, लकड़ी जला के, कूड़ा जला के, अभी रात को टीम्स बनाई गई हैं जो जाकर उनको चेक करती हैं। तो गवर्नमेंट बहुत एफर्ट कर रही है, लेकिन वो जो एक लोगों तक ये फीलिंग सेंस पहुंचाना, सिविक सेंस के जी आप ये शहर के लिए खतरनाक है, वो कंट्रीब्यूट करें। हम हर बंदे को हर वक्त गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन कौन साहब, आपको क्या लगता है कि अभी भी हमें कितनी प्लांटेशन की, शजरकारी की जरूरत है ताकि हम इस प्रॉब्लम से निपट सकें? मेरे ख्याल में प्लांटेशन का एक एलिमेंट है, प्लांटेशन से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सोर्सेज को ख़त्म किया बाकी सोर्सेज के। हाँ जी, आप अगर स्मॉग हो ना, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। जब स्मॉग हो जाएगी तो दरख्त उससे कितना लड़ सकते हैं, ये एक डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी। तो वो जो उसमें 3-4 एलिमेंट्स हैं, हमारी फैक्ट्रीज हैं जो शहर के अंदर थी, प्रोसेस प्लांट्स हैं, भट्टे हैं, और उसके अलावा बहुत कुछ है। लोगों ने घरों में, आप टाउनशिप में चले जाएं, बाकी कॉलोनियों में चले जाएं, लोगों ने घरों में छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं जहाँ लकड़ी जला रहे होते हैं, टायर जला के कुछ छोटे मोटी उन्होंने कर रहे होते हैं। तो उस हद तक आप इन्फोर्समेंट करें या लोगों में सिविक सेंस आ जाए कि वो इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। तो ये थोड़ी सी एक मेरे ख्याल में लार्ज स्केल होगा काम, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और दरख्त तो अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे कि अल्टीमेट अगर हम स्मॉग होती है तो उसको फिर वो कंट्रोल करने में उनका एक रोल होता है, एनवायरनमेंट बेहतर करते हैं। अच्छा, दूसरा गोंदल साहब मुझे बताइएगा, क्योंकि हम ग्रीन बेल्ट्स की भी बात कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती की भी बात कर रहे हैं कि किस तरह हमने उनको खूबसूरत बनाना है, शहर लाहौर को किस तरह खूबसूरत बनाना है, और जिस तरह हमें पहले बागों का शहर कहा जाता था, अब कहीं ना कहीं अगर हम ओवरव्यू लेते हैं शहर लाहौर का तो कंक्रीट का जंगल हमें नज़र आता है, बाग इतने नज़र नहीं आते। अच्छा, ग्रीन बेल्ट्स पे हम देखते हैं कि बिल बोर्ड्स की लाहौर शहर में बहुत भरमार है, और ख़ासतौर पर ग्रीन बेल्ट्स पे भी डिजिटल बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये बोर्ड्स जिन्हें कहा जाता है डिजिटल बोर्ड्स। वहाँ से जब ड्राइवर्स सफ़र कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन, फोकस जो है ना वो हट जाता है। तो क्या ये हमारे उसमें पीएचए के उसमें कवायद व ज़वाबित में है कि उनकी ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर वो बोर्ड्स लगाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये मार्केटिंग जितना है वो सारा जो प्रेरोगेटिव है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो पीएचए की है। अगर किसी ने भी मार्केटिंग करनी है हमारे एरिया में कैंटोनमेंट बोर्ड्स उनको छोड़ के, तो वो उसका हम बाकायदा जो है उससे चार्ज करते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला था उसके बाद जो पब्लिक प्लेसेज हैं उन पर बोर्ड्स नहीं लगवा रहे हैं हम। पहले तो आपको देखेंगे ग्रीन बेल्ट्स में ये जहाँ कॉर्नर होते थे वहाँ पर एक बड़ा बोर्ड खड़ा होता था, अब लोग अपनी प्राइवेट बिल्डिंग्स पे लगाते हैं। हाँ, एक चीज़ है जो डिजिटल स्ट्रीमर्स हैं जो सेंटर मीडियंस पे, सेंटर मीडियंस पे लगते हैं, तो वो तो पूरी दुनिया में लग रहे हैं और बाकायदा लाइसेंस्ड हैं वो, उससे पीएचए बहुत अर्न कर रहा है। मतलब अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो हमने अपने रिसोर्सेज से 1 अरब 60 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा। और इस साल हम जो है जैसे इकोनॉमिक कंडीशन या हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसकी वजह से हम तकरीबन 2.5 अरब रुपया इससे कमाएंगे। मतलब अपना जो एक मेजर चंक है हमारे एक्सपेंडिचर का वो हम मार्केटिंग से लेते हैं, वो स्टैटिक बोर्ड्स हो जाएं। अच्छा। और डिजिटल स्ट्रीमर्स जो हैं वो तो मेरे ख्याल में हम उसको प्रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं कि डिजिटल स्ट्रीमर्स की ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं इंस्टेड ऑफ स्टैटिक। स्टैटिक में आपका जो पैराफर्नेलिया सारा साथ लगा होता है वो इतना को गुड लुकिंग नहीं होता। ड्राइवर्स का उसकी डायरेक्शंस चेंज की जाती हैं कि ड्राइवर्स को वो जो 15 सेकंड का एक होता है ना एडवर्टीजमेंट होती है, 15 सेकंड के बाद वो दूसरी आ जाती है, तो वो बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। मतलब अगर कोई ड्राइव भी कर रहा हो ना तो अगर वो पढ़ने की कोशिश करे उसका बिल्कुल फोकस आउट ऑफ हो जाता है। ये एक इशू है कि डिस्ट्रैक्शन का एलिमेंट है, लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक होता है जब आप हाईवेज पे हो। अब लाहौर में तो आप 15-20 किलोमीटर से ऊपर चल नहीं रहे, तो इफ पीएच इज अर्निंग समथिंग फ्रॉम देयर तो थोड़ी सी मेरे ख्याल में की जा सकती है। आपको इसमें रिलैक्सेशन हम दे देते हैं कि अगर पीएच इतनी अच्छी वहां से अर्निंग करे, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरा अगर ओवरऑल पीएचए की कारकर्दगी के हवाले से पूछा जाए, बिकॉज यू आर एडिशनल डीजी ऑफ पीएचए, तो आप मुतमईन हैं, आप सेटिस्फाइड हैं कि जो जो पीएचए कर रहा है इस वक्त इकदामात उठा रहा है, जो यू आर सेटिस्फाइड? जी देखिए, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो हमेशा रहता है। अब कोई भी ये नहीं क्लेम कर सकता कि हमने बिल्कुल परफेक्टली कर लिया, लेकिन हमने बहुत सी चीज़ों पे
जो पॉलिसी लेवल के डिसीजन है, जब हमारे डायरेक्टर जनरल हैं ताहिर भट्टू साहब, हमने उन चीज़ों पे फोकस किया जो लॉन्ग टर्म है। अब ये देखें, हमारा बहुत सा पैसा जो था वो प्राइवेट नर्सरीज के पास जा रहा था, जहाँ से हम खरीदारी कर रहे थे। नर्सरीज वाला इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था ताकि हम अपना रिसोर्स पैदा करें। सेकेंडली, हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शन थी और हमने खुद भी ये सोचा कि हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं। फिनेंशियली हम हर वक्त जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते और कि जी आप इतने फंड्स दे दें या इम्प्रूवमेंट करनी है। तो वो हमने बहुत से नए इनिशिएटिव लिए हैं और 1 बिलियन के करीब अगर हम एक साल में ऐड कर रहे हैं तो ये कोई 80% इंक्रीज़ है इन रेवेन्यूज़, जो किसी एक साल में किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं। अब बाकी आप देख लें कि इस वक्त जो फूल हमारे एरिया में या PHE की डिस्ट्रिक्शन में निकले हुए वो शायद आपको कहीं नज़र ना आए। टाइमली हमारा काम यही है कि जो हमारे पास एसेट्स हैं पौधों की शक्ल में, दरख्तों की शक्ल में, उनको मेंटेन करें, एडिशन करें। अभी आप माल रोड पे चले जाएं, लिबर्टी चौक में चले, इवन रेलवे स्टेशन के सामने जाके देख लें, पूरा एक बाग खिला हुआ है फूलों का। तो हमारा वही काम है, तो वो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। बाकी ये है कि जैसे आपने पहले कहा लाहौर शहर की विड्थ, फिर उसके बाद अब ये भी है कि वो इन सिविक सेंस की बात आ जाती है। हम एक जगह बहुत अच्छा पौधा लगाते हैं, फिरोजपुर रोड पे एक इनिशिएटिव था, हमने पौधे लगाए और जब वो 2-3 साल बाद हमारी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हमारी वहाँ से लोगों ने उखाड़ दिए। अब इसी तरह ये है कि जहाँ पर हम फुटपाथों पे, सेंटर मीडियंस पे लगाते हैं, लोग ट्रैम्पलिंग है, लोग गुजरते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये भी इनिशिएटिव लिया गया था या लिया जाना था, गालिबन मुझे सही तरह याद नहीं, आप बताएंगे, कि फलदार और फूलदार दरख्त लगाए जाने थे। तो फूलदार तो नज़र आ रहे हैं, फलदार नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई वर्किंग चल रही है? फलदार अब इंशाल्लाह नज़र आएंगे। हमने 2 जगह पे जो है वो इस साल हमने अगर 5 लाख पौधा लगाया तो उसमें से हमारा जो 70% था वो वही थे जो फलदार थे। अच्छा। उसमें हमने हमारे पास जो जगह थी वो थी कैनाल पे, और ख़ास तौर पे कैनाल का जो हरबंसपुरा और इससे आगे वाला पोर्शन है वहाँ पर हमने लगाए हैं। उसके अलावा एयरपोर्ट के सामने आप जाएंगे तो आप कभी आपको अगर आपकी टीम जाए विजिट करे तो वहाँ पर पूरे हमने जो है एक पोर्शन में अगर लगाया है हमने ऑरेंजेस लगाए हैं, अगले पोर्शन में हम जो है वो लीमू के दरख्त लेके आए हैं। तो वहाँ पर पूरे उसको प्लान करके लगाया गया, जैसे अभी वहाँ पर ऑलिव को हम ऐड कर रहे हैं। तो ये इस पे या उससे इंडिजिनस हमें लगाने चाहिए। एक तो लोकल जो पौधा है उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है और दूसरा ये कि अगर उस पर फल है तो वो गुजरते हुए लोग उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो जामन है, अमरूद है, ये सारे अब जो हम इस दफ़ा हमारी कोशिश यही थी कि हम उसमें फंड भी कम खर्च होते हैं। जब भी आप लोकल स्पीशीज़ के बजाय कोई इंपोर्टेड स्पीशीज़ लगाना शुरू करते हैं तो महंगी होती हैं। और दूसरा ये था कि ये हमारी क्लाइमेट से ज़्यादा रेलेवेंट सूटेबल होता है ना, वो सूट अब हमारा 70% यही है कि हम लोकल स्पीशीज़ लगाएं और फलदार लगाएं। ठीक है, चले, दैट्स गुड। अच्छा, दूसरा एक तो लाहौर मेले के हवाले से भी बात करूंगी, बट उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी अंडर पासेस और जो फ्लाईओवर्स हैं उनकी खूबसूरती के हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम? मुझे लगता है कि अंडर पासेस कहीं पर भी उसकी ब्यूटिफिकेशन का काम नहीं चल रहा है, सारे उखड़े पुखड़े हुए हैं, टूट फूट का शिकार हुए हुए हैं, सड़कें भी टूट फूट का शिकार हुई हुई हैं। तो उसके हवाले से कोई आप लोग कैंपेन लेकर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं? जी, अभी जो उखड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं वो शायद उसकी रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा, जी जितने अंडर पासेज हैं उसको बेसिकली LDA टेकअप किया है कि वो उनकी जो लाइटिंग सिस्टम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें जो पुरानी टाइल्स लगी थी उनको रिमूव कर रहे हैं और वो प्रॉपरली अब आपको विद इन मंथ जो है वो लेटअप भी हो जाएंगे। और उसमें हमारा जो एलिमेंट उसमें आएगा कि वो साथ उसके जितने अगर प्लांटर्स वगैरह बनते हैं उसमें हम जो प्लांटेशन वगैरह कर रहे हैं। तो एक जॉइंट वेंचर है, तो वो इंशाल्लाह आपको विद इन मंथ, वो बाकी अच्छी हालत में नहीं थे जो अंडर पासेस थे। तो कमिश्नर साहब ने भी काफ़ी इस पर मीटिंग्स की, काफ़ी हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की कि शायद कुछ लोग अडॉप्ट कर लें और उसमें वो जो अपनी उसके ऊपर एक कमर्शियल कुछ कर लें, एडवर्टीजमेंट। लेकिन फिर अब LD ने उसको खुद टेकअप किया और वो इंशाल्लाह विद इन मंथ वो ठीक हो, वो हमें नजर आ जाएंगे। वो ब्यूटिफिकेशन का काम भी हमें इस वक्त चल रहा है। अगर आप किसी अंडर पास से गुजरें तो उसकी उखाड़ पछाड़ अब चल रही है, इसीलिए मैंने कहा ना कि वो चल रहा है। अच्छा, दूसरा जो लाहौर फेस्टिवल वो कितना अच्छा चल रहा है, कितना फीडबैक आप लोगों का आ रहा है उस हवाले से? जी, तो इनिशियली हमने 28 अक्टूबर से 12 नवंबर तक था वो, और उसका इतना अच्छा रिस्पांस आया कि वो हमें एक्सटेंड करना पड़ा। 19 तक करना पड़ा। 19 तक हमने एक्सटेंड कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अलाउ कर दिया। तो उसका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस है, शायद हमारी तवक्को से ज़्यादा रिस्पांस है। फर्स्ट वीकेंड इतना अच्छा नहीं गया, शायद लोगों तक डिसमिनेट नहीं हुई इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो सेकंड वीक था 4 और 5 नवंबर का, तो अगर आप जेल रोड से गुजरे तो पूरी ट्रैफिक चौक हुई थी। तो वो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त रिस्पांस रहा लोगों का, और उसमें फैमिलीज़ ने बड़ा एंजॉय किया क्योंकि कल्चरल चीज़ें काफ़ी थी। हमारे बच्चों के लिए शायद अब वो वहाँ जाना, और कुम्हार बैठा है, या आर्टियंस बहुत ज़्यादा हमने बुलवाए हुए थे पूरे पंजाब से, कोई नमक पे जो है वो बना रहा है चीज़ें कुछ आगे, तो वो बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। वो जो रिवायती एक जो हमारी सारी वो होती थी उसमें हमें नज़र आ रही थी कल्चरल चीज़ें, उसमें बेसिकली इंग्रेडिएंट था कल्चरल। एक तो रेप्लिकास बने हुए थे मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट्स के हमारे जो, और उसके
फूड भी मोस्टली लोकल था, साग मकई की रोटी और ये सारी चीज़ें। एंड सेकेंडली ये था कि उसमें आर्टिजन्स पूरे पंजाब से बुलाए गए थे, जहाँ पे किसी के एक्सपर्ट अगर कोई लकड़ी के अच्छे नमूना जात बनाता है तो वो भी वहाँ पर बैठा हुआ है। इसी तरह खियोड़ा से नमक के जो बनाते हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन, वो लोग लेके आए थे हम, तो वो लोगों के लिए अच्छा, एक बच्चों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव, मतलब वो पूरी पंजाब की जो रिवायात थी ना, वो हमें अंडर वन रूफ जो है ना, वो जलानी पाक के अंदर हमें वो मिल रही थी, जितनी भी कल्चरल चीज़ें थी। उम्मीद करते हैं कि जनाब इस तरह के फेस्टिवल्स और ज़्यादा होने चाहिए, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी फैमिलीज़ हैं, उन्हें कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी का मौका मिले, घर से बाहर निकलने का मौका मिले। हमारे साथ सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। PHA के हवाले से हम बात कर रहे थे, शजरकारी मुहिम स्मॉग के हवाले से क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, उस पर बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं रवादारी और बर्दाश्त के हवाले से, क्योंकि आज रवादारी और बर्दाश्त का आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत, और इनमें सिर्फ मेरे ख्याल से बातें ही होती हैं, हमारे घरों में भी सिर्फ बातें ही होती हैं, हमारे बाकी माशरे में भी सिर्फ बातें ही होती हैं कि जनाब बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, बट बर्दाश्त है नहीं हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा मेरे ख्याल से अब रहा ही नहीं है। आप जहाँ पर भी जाएँ, आप सड़क पर भी जाएँ तो जनाब आपकी हल्की सी टक्कर हो जाए तो आपका पारा इतना हाई हो जाएगा कि बर्दाश्त के नाकाबिले बर्दाश्त वो चीज़ें आपके लिए हो जाती हैं। गुस्सा जो आना शुरू हो गया है, और ये सारी ट्रेट्स हमारे यंगस्टर्स में, हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। ऑब्वियसली जो वो बड़ों को करते हुए देखेंगे वो ही अडेप्ट करेंगे, वो ही उनकी आदतों में अपनायत जो है ना वो उसको अपनाएंगे इन आदत को। तो आज हमने इस पर बात करनी है कि टॉलरेंस, पेशेंस, इसको किस तरह बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर किस तरह काम करना चाहिए, हमारे घर में माहौल किस तरह का होना चाहिए, और क्या हम अपनी सोसाइटी में बेहतरी ला सकते हैं या नहीं ला सकते। और वैसे भी कहते हैं कि कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। तो अगर मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगी, अगर आप लोग अकेले अकेले अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग शायद वो तब्दीली लेकर आ ही जाएं। अगर अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करेंगे तो शायद हमारे इर्द गिर्द भी बर्दाश्त का मादा बढ़ना शुरू हो जाए। तो आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, और इसके साथ साथ आज फ़िलॉसफ़ी डे भी मनाया जा रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे कि फ़िलॉसफ़ी है क्या। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमद हमाद साहब, प्रोफेसर अहमद हमाद साहब मौजूद हैं, शायर हैं, मुसन्निफ हैं। अहमद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया आपको। और हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर बरीरा बख्तावर हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर बरीरा आपको भी वेलकम कहती हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक ठाक हैं। मेरे ख्याल से अहमद साहब लेडीज़ दो बैठी हुई हैं, तो लेडीज़ फर्स्ट हो जाए आज। ये आपका हक है जी। डॉक्टर बरीरा, सबसे पहले तो टॉलरेंस डे, बिकॉज आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड टॉलरेंस डे, तो क्या है बर्दाश्त? सबसे पहले तो डेफिनेशन से आगाज कर लेते हैं। एक तो सबकी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं हर चीज़ की, तो क्या कहती हैं ये बर्दाश्त क्या है, क्या करनी चाहिए बर्दाश्त की डेफिनेशन, एड्रेस किस तरह करेंगे इसको आप? जी थैंक यू। वर्ल्ड फ़िलासफ़ी डे भी है और वर्ल्ड टॉलरेंस डे भी है, और टॉलरेंस की फ़िलासफ़ी के बारे में अगर बात की जाए, क्या बात है, तो इसकी जो डेफिनेशन फ़िलासफ़र्स ने टॉलरेंस की बताई वो कुछ इस तरह से है कि कभी कभार इंसान सर्टन एट्रीब्यूट्स अटैच कर देता है मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सोचूं कि अगर ये चीज़ें किसी चीज़ में मौजूद हैं तो वो ठीक है, और अगर ये मौजूद हैं तो वो गलत है। तो जब मैंने सही और गलत का एक कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड कर लिया है कि ये चीज़ ठीक है और ये गलत है, तो जो शख्स मेरे सही से थोड़ा सा भी डाइवर्ट होता है मैं उसके बारे में इंटॉलरेंट हो जाती हूँ, टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है। सो ये बेसिकली एक जनरल सी फ़िलोसॉफ़िकल डेफिनेशन है कि टॉलरेंस क्या चीज़ है हमारे माशरे में। जब एक सही और गलत की जजमेंट हम खुद अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि कोई भी शख्स उससे थोड़ा सा डाइवर्ट करे तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो हमारा अब हक बनता है कि हम जो है वो फ़ौरन से अपनी जो है वो उसके ऊपर एक फोर्स कर सकें अपने एट्रीब्यूट्स, अपनी थिंकिंग, अपने पर्सपेक्टिव्स। आपने शुरू में बड़ी सही बात की कि हमारी फैमिलीज़, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ब्रॉटअप से जो है वो पेशेंस और टॉलरेंस उसके अंदर एक सबक वो सीखता है। व्हेन द चाइल्ड इज़ गोइंग टू सी दैट पेरेंट्स आर नॉट टॉलरेंट ऑफ ईच अदर, और यू नो द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या वो जिस जगह पे रह रहा है फैमिली में टॉलरेंस नहीं है, ऑटोमेटिकली वो बच्चा जब डेवलप होगा, वो बड़ा होगा, उसमें टॉलरेंस किस तरह से आ सकती है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में हमारे मुल्क में इनटॉलरेंस बहुत शदीद तरीके से बढ़ी है,
اور کیونکہ میرا تعلق تدریس سے رہا ہے, پڑھاتی بھی رہی ہوں بہت عرصہ, اور یونیورسٹی سے بہت عرصے سے میرا تعلق رہا ہے. جب میں خود پڑھتی تھی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری کلاس میں بڑے آرام سے پالیٹکس بھی ڈسکس ہو جاتی تھی ہمارے لیکچرز میں, کیونکہ ہم میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس تھے. لیکن اوور دا ایئرز ہمیں یہ باقاعدہ سے آرڈرز آنا شروع ہوئے کہ کلاس میں کوئی پولیٹیکل بات ڈسکس نہ ہو, کیونکہ ہمارے بچے, ہماری ینگ جنریشن, ہماری یوتھ اتنی انٹالرنٹ ہو چکی ہے کہ ذرا سی بات کے اوپر وہ ایک دوسرے کو مرنے, مارنے, لڑنے کے اوپر اتراتے ہیں. سو ان آرڈر ٹو اوائڈ آل دیٹ وی جسٹ سے لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. سو وہ جو ہم نے ایک لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ لگا دیا جس کے ٹالرنس, لیکن اس سے ٹالرنس آئی نہیں ہے کسی طرح سے بھی. تو یہ تو انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے معاشرے کے حالات چل رہے ہیں. ابھی آپ کا کیونکہ نیوز چینل ہے, آپ لوگ نیوز دکھا رہے ہیں مختلف قسم کی, جو کہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارا معاشرہ کس پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے کہ وی ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ ادر پیپلز لائفز بیکاز وی آر سو انٹالرنٹ آف اٹ. یہ ایک نیکسٹ کویسچن ہے کہ ٹالرنس ڈیولپ کس طرح کی جا سکتی ہے. وہ میں نا احمد صاحب سے پوچھوں گی کہ سر, کیونکہ جیسے میں نے بات کی ہے کہ ہمارے گھروں سے ہی تربیت ہوتی ہے ہماری, اور جو بچہ اپنے ارد گرد ماحول دیکھتا ہے, اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ ان میں اگر برداشت کا مادہ ہی نہیں ہے, ٹالرنس ہی نہیں ہے, تو وہی چیزیں اڈاپٹ کرتا جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بچہ کچھ بھی نہیں سیکھ رہا ہے, بچپن سے ہی نہیں سیکھ رہا, لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے, وہ پرورش پاتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر پنپ رہا ہوتی ہے, وہ چیزیں پنپ رہی ہوتی ہیں اور وہ گرو کرتی جاتی ہیں اس کی پرسنالٹی کے ساتھ. اور جب بڑے ہو کے بچہ انٹالرنٹ ہو جاتا ہے, غصہ کرتا ہے, چڑچڑاپن ہوتا ہے, ضدی کرتا ہے, تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لے آیا یہ چیزیں, یہ نہیں پتا ہوتا بچپن سے ہم ہی اس کو یہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. تو کس طرح ڈیولپ کی جا سکتی ہے ٹالرنس؟ دیکھیے, چونکہ فلسفی کو ام العلوم یا مدر آف آل سائنسز کہا جاتا ہے, یہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اگر میں سائنس کا آدمی ہوں اور آپ آرٹس کی ہیں تو مجھے آپ کی بات سننی ہے, ہو سکتا ہے کچھ سیکھنے کو مل جائے. اور بے حد بالکل بود المشرقین جسے کہتے ہیں کہ ہم 0 اور 180 ڈگری میں آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اس کے باوجود میں آپ کی بات سنوں گا, تحمل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد رسپونڈ کروں گا معقول انداز میں. معقول سے ہی جو ایرسٹوٹل تھا وہ کہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ ریشنل اینیمل ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کا سٹرکچر جو ہے وہ اگر دیکھیں آپ تو پاؤں ہیں, پھر سینہ, دل ہے, اور اس کے بعد دماغ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تفوق دیا, جس کو سب سے اوپر رکھا, وہ انسان کا دماغ ہے. یعنی دماغ کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے, جذبات کی روح میں بہنا نہیں چاہیے, دل بھی دماغ کے تابع ہونا چاہیے. تو کبھی کبھار البتہ جیسے اقبال نے کہا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے, دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو کبھی کبھار آرٹ کو انجوائے کرنے کے لیے, فن کو, فنون کو, اچھے گانے کو, اچھے شعر کو, اچھے میوزک پینٹنگ کو انجوائے کرنے کے لیے, پھر دماغ کا نہیں کہ یہ اچھا یہ اس وقت میرا فلاں فلاں, تب روبوٹ ہو جائے گا نا بندہ. لیکن 99% انسان کو چاہیے کہ وہ عقل کے تابع رہے. جب وہ عقل کے تابع رہے گا تو آرگیومنٹ سیکھے گا, دلیل سیکھے گا, غلیل کی بجائے دلیل کا استعمال کرے گا. اور آپ کی دلیل ہو سکتا ہے میرے لیے بڑی ہی کارآمد ثابت ہو, اور آپ کی آرٹ کی جو دلیل ہے, جو آپ بڑی پرفیکشنسٹ ہیں, ہو سکتا ہے میں اپنے سائنس میں اس کو استعمال کروں, یا میں اپنے عقائد میں اس کو استعمال کروں, میٹا فزکس میں استعمال کروں, اور وہ جو پرفیکشنزم میں نے آپ سے سیکھا ہے وہ میرے کام کو نکھار دے. تو یہ جو انٹریکشن آف تھاٹس ہیں یہ انسان کی برداشت کو بڑھاتے ہیں. تو جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ فلسفے اور برداشت کا بہت زیادہ زبردست ساتھ ہے. میں تو بلکہ یہ اس پوائنٹ پہ آج اتفاق سے ڈاکٹر بریرہ یہاں موجود ہیں تو یہ ایک کوئنسائڈ جو ہے نا کر رہی ہے ہماری بات, ورنہ ادروائز میں نے بھی یہ سوچ رکھا تھا کہ ہم آج پیسفل کو ایگزسٹنس پہ بات کریں گے, کیونکہ ورلڈ فلسفی ڈے کا تھیم جو 2023 کا تھیم ہے, ہر سال کا مختلف ہوتا ہے, اس کا تھیم یہ ہے کہ دا ہیومن آف دا فیوچر. تو انسان فیوچر میں کیا کرے گا؟ تو ماضی میں تو جنگیں لڑتا رہا ہے, مار مار کے ایک دوسرے کی نسلیں. اب تو نہیں جنگیں لڑ سکتا obviously. دیکھیں اب تو وہ کارل ساگان کہتا ہے کہ اس وقت ہم نے 20ویں صدی کا سب سے بڑے جو 3-4 کام تھے ان میں سے ایک ایٹامک ویپن بھی تھے, ایٹامک ڈیٹرنس. آپ ایک جگہ پہ ماریں, اب 1-2 بندے نہیں مریں گے, پورا شہر ختم ہو جائے گا. ایک آدمی فیصلہ کرے گا کہ پورا شہر مار دینا ہے. تو ایسے حالات میں فلسفے کی کس قدر زیادہ ضرورت ہے, وہ 2500-3000 سال سے کہیں زیادہ ضرورت ہے آج جتنی اس وقت تھی. آج آپ ہمارے پاس میڈیا ہے, ہم جانتے ہیں میڈیا جو ہے سب سے زیادہ پیرنٹس کی ایبسنس میں جو سروگیٹ پیرنٹ ہے وہ میڈیا ہے. بچے میڈیا کو کنزیوم کرتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. وہاں پہ فلسافیکل یہ جو اپروچ ہے اس کو میرا خیال ہے پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسی ہے جس طرح ہم نے بات کی کہ ایک تو میڈیا کا کردار بڑا اہم ہے, دوسرا
सोशल मीडिया का जो गैजेट्स हैं ख़ासतौर पर डॉक्टर बरीरा, इसकी वजह से भी जो टॉलरेंस लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, और हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें एक तो हमारे घरों में बिहेवियर ऐसा होता है, माहौल इस तरह का रहा जाता है, चीखों पुकार की जाती है, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं की जाती, छोटी सी बात भी गुस्सा आ जाता है। दूसरा ये जो हम लोग मोबाइल्स पे अपने गैजेट्स से बहुत सी चीज़ों को जो है ना अपने अंदर समा रहे होते हैं, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं उससे भी बहुत सी चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो उनको किस तरह एलिमिनेट किया जा सकता है, ये चले लिमिटाइज ही किया जा सकता है, इसमें वालिदैन का कितना किरदार है और कितना अमल दखल होना चाहिए उनका? जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली ऐसे वाक़यात अक्सर आते हैं कि जी फ़लाँ गेम कोई पबजी कोई ये वो खेली और उसके बाद वही रिएक्शन बच्चे ने उसको इमिटेट किया, कॉपी किया एंड ही डिड दैट। अब ये पुरानी वाक़यात हैं कि जी सुपरमैन देखा, बच्चे ने जंप लगा दी, मतलब ये दिस इज़ अ नॉर्मल कॉग्निटिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमन होता है बिल्कुल कि वो इस तरह से करता है। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे 24 घंटे जो है वो स्क्रीन्स पे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं और वायलेंट वीडियो गेम्स खेल रहे हैं जिसमें बहुत सी हैं जिनके नाम हमारे यहाँ तो पेरेंट्स खुद लेके देते हैं कि जी ये आप PS फलाना ले लें, ये ले लें, नया मार्केट में आया, बच्चे जिद करते हैं, पेरेंट्स ले देते हैं। I myself a parent. I didn't buy any PS to my kid. Okay. I mean कि because I was concerned about this. अच्छा ये भी नहीं हो सकता हम बच्चों को बिल्कुल एक उसमें बंद कर दें कि भाई अब तुमने इससे इंटरेक्ट नहीं करना सोशल मीडिया से, या they have to, लेकिन लिमिटेशन सेट करना पेरेंट्स का। लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा चलो अभी बच्चा है इसकी मान लेते हैं, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा। जब वो देखें हर वक्त गन्स के साथ वो एक गेम ही टोटल गन्स की है और वो उसी को कर रहा है, तो वो जब उसको ख़त्म उसके माइंड में बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें चलती रहेंगी एंड दैट चाइल्ड इज़ सपोज टू यू नो बिहेव द सेम वे जिस तरह से वो उस गेम में कर रहा है। हाँ जी। तो इसको दूसरी बात ख़ास तौर पे जो लड़के हैं जिनके जो बेटे हैं, इसके साथ बड़ा एक एलिमेंट हम फ़ख्र का लगा देते हैं। मेरा बच्चा तो जी 10 साल का गाड़ी चला रहा है, ये बड़ी फख्र की बात है। ये देखे ना, ये जो डिफेंस में जो गाड़ी का हादसा हुआ है 6 लोगों की जान गई और वो 16 साल का बच्चा है सिर्फ, या अब उसको गन चलानी आती है, वो तो फलाना जाके। अब हम इन चीज़ों के साथ जब प्राइड को एसोसिएट और फ़ख्र को एसोसिएट कर देते हैं तो बच्चे में टॉलरेंस कहाँ से डेवलप होगी? टॉलरेंस देखें, जो शख्स जितना पढ़ा लिखा है वो उतना ही टॉलरेंट है। सबसे पहली बात, अगर आप लोग ये समझते हैं कि आप ये बड़े फ़ख्र से बात करते हैं मैं किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता, आपने अक्सर लोग सुना है, मैं तो भाई सुनता नहीं, इसका मतलब है कि आप में टॉलरेंस की कमी है। अच्छा, और दूसरा ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि हम लोग गलत बात नहीं बर्दाश्त करते। और भाई गलत बात ही बर्दाश्त करनी है, सही बात तो हर कोई बर्दाश्त कर लेता है। एग्जैक्टली यही है ना, गलत बात ही आपने बर्दाश्त करनी है और अगले की तस्सीह करनी है। वो तनकीद में नहीं करनी है या ऊंची आवाज में नहीं करनी है, उसको बड़ा पोलाइटली उसको समझाना है, यही बर्दाश्त का लेवल होता है। यहाँ पे पता चलता है कि आप कितनी बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमें सब हम लोग घर में भी डिफरेंसेस होते हैं, वो बच्चे भी देख रहे होते हैं, माँ बाप के अंदर भी, बीवी और शौहर के अंदर भी, बहन भाइयों के अंदर भी बच्चे भी देख रहे होते हैं। दूसरा फिर वो कहीं ना कहीं मीडियम बनता जाता है और वो जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं, आप देख लें कि हमारी क्लासेस में भी ये इनटॉलरेंस पेशेंस लेवल आ जाता है कि स्टूडेंट्स अगर बार बार क्वेश्चंस भी करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा उस्ताद भी इनटॉलरेंट हो जाता है, वो भी कहीं कहते हैं बार बार क्वेश्चन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो ये वहाँ तक भी चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो किस तरह बेहतर किया जा सकता है? आपको अगर चले क्लासरूम की ही बात कर ली जाए तो उसमें क्या क्या किरदार होना चाहिए, एक तो उस्ताद का, दूसरा स्टूडेंट्स का? जी हाँ, उस्ताद का तो रोल ये है कि इस बात को समझ ले अच्छी तरह कि फ़लसफ़ा जो है वो तमाम उलूम की माँ है। ये पढ़ाना चाहिए, ये उसको जीना चाहिए। We shouldn't read philosophy, instead we should live philosophy। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? देखें, बड़ा मशहूर एक मकूला है कि आम आदमियों को डिस्कस करते हैं, पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करते हैं, उससे बड़े लेवल के आदमी वाक़यात को, इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, और उससे भी बड़े आदमी नज़रियात को डिस्कस करते हैं। क्या बात। हमारे यहाँ पे हमने जो यूथ बनाई इस वक्त हमारे हाथों में पल के अब मुआशरे में जा रही है, वो पर्सनैलिटी वर्शिपर्स हैं। वो उसकी पर्सनैलिटी पे आप बात कर दें, उसके किसी पसंदीदा सियासतदान के खिलाफ बात कर दें, मरने मारने पे तुल जाएंगे। ये उसकी ट्रेनिंग किसने की है? ये उसने की है जिसको ये मालूम है कि अगर हमने नज़रियात पे डिस्कशन पे लगा दिया बच्चों को, ये तो हमारे ही नज़रियात को क्वेश्चन करेंगे, तो कल हमारे सामने आगे खड़े हो जाएंगे। आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे और उस डेमोक्रेसी के पर्दे में जो अलामा साहब ने जैसे कहा, अलामा इकबाल ने, कि ये जो तू समझता है इसे आज़ादी की है नीलम परी, तो आज़ादी की नीलम परी जो है ये जमहूरियत के
पर्दे में वो मगरबी इस्तेमार और इस्तेबदाद है, यानी जिसके पास जितना सरमाया है वो उतने ज़्यादा एमएनएज अपने जो है ना वो ख़रीद सकता है और अपनी कानून साजी करवा सकता है। इस बात पे क्वेश्चन करने के लिए नौजवानों को तैयार क्यों नहीं करते? कार्ल मार्क्स ने बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा था कि फ़लसफ़ा हमें इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हम इस कायनात को समझें कि ये कैसे बनी है, बल्कि फ़लसफ़ा हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम इस कायनात को तब्दील करें, गरीब आदमी की हालत को तब्दील करें। एक पढ़ा लिखा आदमी, उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा जब उसका हमसाया भूखा सो रहा है और जब उसके जानने वाले जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं, वो पसमानदा हैं, वो गरीब हैं। तेज़ी से एक मर्सिडीज़ गुजर जाए और यहाँ पे एक बंदा रेडी पे बैठा हुआ तपती धूप में बेचारा सिसकियाँ ले रहा है। इस नाइंसाफ़ी का इलाज किसके पास है? ये है फ़लसफ़े के पास ही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पढ़े लिखे आदमी को बेकार समझकर और भरे हुए दिमाग को बेकार समझकर भरी हुई जेब को हम जो है ना तो वो तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ये हालात हैं। अदम बर्दाश्त की बुनियाद ये है कि हमारे अंदर लाइल्मी है और हम इल्म को उस तरह से समझ नहीं पाए, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए। मैडम इल्म तो वो आग है जो सोने को कुंदन बना देती है। और तमाम आप सोना है, हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया कि आपके वजूद के अंदर सोना है। ये सोना नज़र लेकिन तभी आएगा जब यहाँ से पानी निकलेगा, आंसू निकलेंगे और आपके ऊपर जो रेत जमी हुई है उन आंसुओं के पानी से रेत धुल जाएगी तो नीचे से सोना निकलेगा। ये सोना जो आपका वजूद है ये सोना है। रब ने तो ऐसे ही बनाया था, हमने उस पर तमा, लालच, दौलत, इन सब का मुलम्माकारी करके हमने उसको छुपा दिया। अब एक ही तरीका है कि जब आप अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, दुरूबीनी, इंट्रोवर्ट जो होती है वो इंट्रोवर्ट उस सेंस में नहीं, लेकिन आप समझ लें कि आप दुरूबीनी अंदर की मतलब खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश माइक्रोकॉस्म को बिल्कुल उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको रोना आएगा कि मुझे रब ने बनाया क्या था और मैं बन क्या गया। हाँ, बन क्या गया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो अचीव ही नहीं करते। मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि कभी आपने गौर किया, 50 लोग बैठे हुए हैं कि आपको रब ने इस दुनिया में क्यों भेजा, क्या बनाने के लिए भेजा? एक्टर, क्रिकेटर, हाँ क्या था? उसमें से 99% बच्चों को नहीं पता होता। जिधर से वो जवेद चौधरी साहब खुद कहते हैं कि मैंने देखा लाइन इधर लंबी है फॉर्म जमा कराने की, मैं उधर फॉर्म जमा कराया, इस तरह मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली। तो ये अलमिया है हमारे मुआशरे का। और नहीं ये तो इसको चेंज किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी पढ़ा कर ही। आप क्यों भला, क्या आप मास्टर्स के बाद एमफिल करते हैं? इसको कितना अपने लिए फख्र समझते हैं? एमफिल में फिल जो है वो फिलॉसफी का है। क्या उसके बाद पीएचडी करते हैं? पीएचडी में पीएच जो है वो फलसफे का है। तो इसलिए जो इल्म अपनी जब अपने रूज पे पहुंच जाता है तो वो फिलॉसफी कहलाता है। और आखिरी बात इस ज़िम्न में ये है कि हमें जब हम फिलॉसफी के वेरियस ब्रांचेस पढ़ लेते हैं तो हमें एक चीज़ तमाम लोगों में एक तब्दीली आती है और वो तब्दीली ये है कि आप फल को देख के जड़ तक पहुंचने का सफर तय करने का तरीका सीख लेते हैं। पत्ते को देख के पहचान लेते हैं कि ये पत्ता लोकली बीमार है कि इसकी जड़ बीमार है। मुआशरे में फर्द को देख के पहचान लेते हैं कि खराबी कहाँ पे है, तो उस खराबी की करेक्शन के लिए फिर अपने नजरियात देते हैं। ये फायदा, ये एजाज है, ये मौजज़ा है फिलॉसफी का। ये फिलॉसफी है। तो डॉक्टर बिटिया लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आप लोगों को देख रहे हैं और खासतौर पे यंगस्टर्स के हवाले से और पेरेंट्स के हवाले से भी? देखिए, पेशेंस डे के हवाले से हम बात करें, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस प्रैक्टिस करना घरों से शुरू करें। हाँ, सबसे पहली बात, आपके बच्चे आपसे कोई बात करते हैं, कुछ बताते हैं, उनको गौर से सुने। हस्बैंड वाइफ, यू शुड बी पेशेंट ऑफ ईच अदर, तभी शादियाँ चलती हैं, अदरवाइज डिवोर्स रेट विल कीप ऑन ग्रोइंग। यू हैव टू बियर सर्टन थिंग्स ऑफ ईच अदर। और उसके साथ साथ मैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस आज ये मनाया जा रहा है, जो इसके चार्टर में ये दिन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ फ़लस्तीन के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप पेशेंस डे की खुद जिसे कह रहे हैं धज्जियाँ उड़ा रहे हैं इन वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन फ़लस्तीन। जिस तरह से इसराइल जो है वो एक जो कुछ वहाँ पर हो रहा है अस्पतालों में, स्कूलों में, बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, बूढ़ों के साथ, तो सबसे पहले मेरा ख्याल है ये दिन मनाना यूनाइटेड नेशंस के लिए ज़रूरी तभी होगा जब वो कोई प्रैक्टिकल स्टेप, प्रैक्टिकल एक्शन ले सकें फॉर द फ़लस्तीनियंस। एंड दिस इज़ माय मैसेज रिगार्डिंग वर्ल्ड पेशेंस डे। बी पेशेंट ऑफ मुस्लिम्स और इस्लामोफोबिया के उससे जो है ना बाहर निकलने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बरीरा बख्तावर हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। वर्ल्ड पेशेंस डे और फिलॉसफी डे पर हमने बात की है। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।